Agarwal Public Inter College, Vijay Lakshmi Nagar, Sitapur, creates history again. Our intermediate topper, Venkatesh Maurya, got first rank in city and ninth rank in district. Our high school topper, Isra Azmi, got third rank in city. Our three students, Ankit Kumar Vishwakarma, Himanshu Mishra and Vikas Anand Gautam, got selected in central government job. Admission open for session 2023-2024. Our other institution is Shivam Agarwal Memorial Degree College, BA, BCom, DLED, CCC and O level. So hurry up. नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर और आज बात करेंगे श्रवण हत्याकांड की। वो चर्चित हत्याकांड जिसमें कई पुलिसकर्मी बर्खास्त हुए और एक आईपीएस अधिकारी यानी उस समय की तत्कालीन एसएसपी मंजिल सैनी के विरुद्ध विभागीय जांच शुरू हो गई है। और इस जांच के पीछे कहीं न कहीं उस दौरान जब घटना होती है तो घटना की बेहतरीन रिपोर्टिंग होती है। और वो रिपोर्टिंग करने वाले अमर उजाला के वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं संजय त्रिपाठी जी। आपका सर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भाई, धन्यवाद। और दूसरी तरफ हमारे साथ आज पैनल में जुड़ चुके हैं लखीमपुर के आई इंडिया के ब्यूरो चीफ श्याम जी अग्निहोत्री। आपका सर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद पंकज जी। तो चलिए आज चर्चा शुरू करते हैं। दरअसल कहते हैं कि कहीं न कहीं मीडिया का रोल समाज के प्रति कितना अहम हो जाता है। जब किसी को कहीं कोई न्याय नहीं मिलता है तो आखिरकार मीडिया कर्मी ही उसकी मददगार बनता है। और श्रवण हत्याकांड जिस खबर को शुरुआती दौर से सबसे ज्यादा रिपोर्टिंग करने वाले संजय त्रिपाठी, जिनकी खबरों को आधार माना है सीबीआई ने और उन्हें खुद सरकारी गवाह बनाया है, उनके बयान भी दर्ज हुए हैं और पूर्व में कार्रवाइयां हुई। और इसके अलावा अब आईपीएस जो उस समय की लखनऊ के एसएसपी मंजिल सैनी, जिनकी विभागीय जांच शुरू हो चुकी है, जो इस समय केंद्रीय प्रतिनियुक्त पर हैं, लेकिन ये माना जा रहा है कि इसमें कहीं न कहीं उनकी लापरवाही रही है और इस लापरवाही की चपेट में वो भी आ गई हैं और इसमें कार्रवाई होने की भी ज्यादा संभावनाएं हैं। पूरे मामले की आज इस पे चर्चा करेंगे। दरअसल श्रवण हत्याकांड वो हत्याकांड जिसमें उसके बेटे की हत्या होती है और फिर उसकी हत्या हो जाती है। एलानिया धमकी देकर हत्या कर दी जाती है और वो मदद की गुहार लगाता रहता है, अपनी जान की हिफाजत के लिए गुहार लगाता है। और उसमें कहीं न कहीं संजय त्रिपाठी की एक रिपोर्टिंग अहम हिस्सा बनती है। तो संजय जी, मेरा पहला सवाल है कि श्रवण हत्याकांड के बारे में जरा बताइए कि इसमें पुलिस की लापरवाही कहाँ हुई, दोबारा ऐसी पुनरावृत्ति पुलिस के स्तर से ना हो, क्योंकि ये बड़ा मामला है जिसमें सीबीआई स्तर की जांच हो रही है और एक आईपीएस खुद इसमें घेरे में है। तो ऐसी नौबत भविष्य में ना आए, किसी की जान न जाए, ऐसा पुलिस को क्या कदम उठाना चाहिए। और आपको पहले तो हम बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि आपने बेहतरीन रिपोर्टिंग कर कहीं न कहीं सीबीआई को भी लोहा मनवाया है कि आखिरकार जिस समय की रिपोर्टिंग की उसके आप गवाह बने और वो दोषी पुलिसकर्मी जिनको दंड मिल रहा है वो एक सबक बनेगा। संजय जी जरा बताइए। पंकज जी, इस कांड में जब हम शुरू करेंगे तो हमें श्रवण साहू से पहले उसके बेटे की हत्या के बारे में थोड़ा सा जान लेना चाहिए। बात अक्टूबर 2013 की है। उसकी हत्या हुई थी एक बियर शॉप पर ठाकुरगंज इलाके में, लखनऊ के ठाकुरगंज थाना क्षेत्र में। वहां एक बियर की ठंडी बोतल को लेकर के झगड़ा हुआ और पुलिस का एक मुखबिर था अकील अंसारी, उसने उसे गोली मार दी। सड़क पर ही उसकी मौत हो गई। अकील अंसारी एक सामान्य मुखबिर था, साथ में वो पुलिस और अपराधियों की गठजोड़ की एक कड़ी था। वो खुद पिस्टल लगा करके निकलता था और लोगों को बताता था मैं एक क्राइम ब्रांच में। मुझे इस हत्याकांड की
लगभग 10 मिनट के बाद खबर मिली थी। इत्तेफाक से मैं उसी इलाके में था, मैं मौके पर पहुंचा, मैंने रिपोर्टिंग की। अपराधी 2 थे, दोनों भाग लिए। मैं उसका फॉलो अप कर रहा था। तीसरे दिन हमें पता चलता है कि लखनऊ के ही कृष्णा नगर इलाके में 2 अपराधी तमंचे के साथ पकड़े गए, यानी दफा 25 आर्म्स एक्ट में। दोनों के नाम जब मैंने देखे तो उसमें अकील अंसारी और उसका साथी ना, मैंने कहा ये तो ठाकुरगंज में 302 के वांछित हैं और इसकी गिरफ्तारी वहां दफा 25 में हो रही। मैंने इस मुद्दे को जब उठाया तो तत्कालीन एसएसपी थे जे रविंद्र गौड़, उन्होंने इसको बड़ी गंभीरता से लिया और दोषी पुलिस कर्मियों को सस्पेंड करके इन दोनों अपराधियों का 302 में चालान भेजा गया, जो भी पूछताछ करनी थी। अब अकील अंसारी जब जेल चला गया तो चूंकि श्रवण साहू का वो बड़ा बेटा था आयुष साहू, वो उसके मुकदमे, अपने बेटे की हत्या की मुकदमे की पैरवी उसने शुरू की। इतनी गंभीरता से पैरवी शुरू की कि अकील अंसारी को साफ लग गया कि इसमें मैं सजा मेरी हो जाएगी। जेल में बंद अकील अंसारी ने मुन्ना बजरंगी के गुर्गों से संपर्क किया और श्रवण साहू की हत्या के लिए सुपारी दे दी। उसने जेल में ही बैठ के एक साजिश रची। वो गुर्गे जब हत्या करने निकलते हैं, इस बीच में एसटीएफ को सर्विलांस पर फोन थे, पता चल जाता है। तत्कालीन एसएसपी एसटीएफ थे राजेश पांडे जी के समय की बात है, वो बदमाश पकड़ जाते हैं और हत्या की जो ये साजिश थी ये फेल हो जाती है। वक्त गुजरता रहा, श्रवण साहू अपने बेटे की हत्या की पैरवी करता रहा और अकील अंसारी साजिश रचता रहा। लगभग 4 साल बाद अकील अंसारी की जमानत हो गई। जब वो जमानत पर छूट करके आया तो उसने एक साजिश बनाई अपने चहेते पुलिस कर्मियों के साथ मिल करके कि श्रवण साहू को ही क्यों ना जेल भिजवा दिया जाए। बड़े ही नाटकीय अंदाज में ठाकुरगंज से एक लड़का गायब हुआ जिसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं था। उसके घर वालों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई ठाकुरगंज थाने में। पुलिस उस मामले को दबा करके बैठ गई। अगले दिन एक और लड़का गायब होता है। इस बार मारपीट करके उसे उठाया गया था तो उस लड़के के घर वालों ने मुकदमा लिखाया अपहरण का अकील अंसारी के खिलाफ। तीसरे दिन एक और लड़का गायब होता है और उसके साथ में सादतगंज इलाके से दूसरा लड़का, यानी कुल मिलाकर के 4 लड़के गायब हुए। चारों में मुकदमे लिख गए। 3 मुकदमे इसमें ठाकुरगंज इलाके में दर्ज हुए। वहां के एसएचओ मुकदमे दबाए बैठे थे। चौथे दिन पारा थाने क्षेत्र में एक गुड वर्क होता है। मीडिया को सूचना दी जाती है कि सीरियल किलर सलीम के 4 गुर्गे गिरफ्तार किए गए। रात का समय था, मुझे मिला, मैंने भी भाई अपने जूनियर को बोला कि सलीम के गुर्गे पकड़े गए, खबर बना दो। सिंगल कॉलम एक खबर छप गई। अगली सुबह अकील अंसारी कुछ वकीलों को लेकर के ठाकुरगंज थाने पर पहुंचता है। उसने वहां जाकर के एप्लीकेशन दी कि श्रवण साहू ने मेरी हत्या के लिए सलीम को सुपारी दी थी और पारा इलाके में जो शूटर पकड़े गए हैं वो मेरी हत्या के लिए आए। पुलिस ने आनंद फानंद में ये मुकदमा लिख लिया, जबकि पुलिस को पता था कि उसके इलाके से ही 2 लड़के, ठाकुरगंज पुलिस को पता था कि 2 लड़के उसके इलाके से अपहरण किए गए। सादतगंज से उच्चारों के नाम इनको पता थे, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने मुकदमा दर्ज कर लिया श्रवण साहू अकील अंसारी के खिलाफ। इस मुकदमे की मुझको खबर मिली, मेरा माथा ठनका कि जो आदमी अपने बेटे की हत्या की मुकदमे की पैरवी कर रहा है वो सुपारी दे दे। और चूंकि वो बड़ा शरीफ व्यापारी था, मैंने एसएसपी से बात की, मंजिल सैनी से। हमने कहा इस मामले में मुझे कुछ खेल नजर आ रहा है। एसएसपी बोली संजय जी आप अपनी रिपोर्टिंग कर लीजिए, अगर कुछ है तो मैं कार्रवाई करूंगी। क्योंकि उस समय तक मेरे हाथ में कुछ नहीं था। उसी शाम करीब 6 बजे करीब यहाँ पर लखनऊ में उस समय एसएसपी ब्रीफिंग करती थी शाम को। ब्रीफिंग के बाद मैं निकला था तो मुझे गेट पर श्रवण साहू मिल गया। हमने पूछा कैसे, तो बोले साहब हमारे बेटे की ही हत्या हुई थी और मेरे खिलाफ मुकदमा।
मैंने कहा मैं एसएसपी से मिलवाता हूँ। एसएसपी के पास गए। एसएसपी ने बड़ी संजीदगी से उसको लिया और कहा कि आप निश्चिंत रहिए, मैं पूरी कार्रवाई करूंगी। इधर मैंने अपनी रिपोर्टें, चूंकि मुझे पता चल गया था अपराधी और पुलिस का गठजोड़ यहाँ पर बहुत मजबूत हो चला है, मैंने रिपोर्टिंग जारी रखी। आखिर में एसएसपी, डीआईजी, आईजी, उनको मानना पड़ा कि कुछ मामला गड़बड़ है। पुलिस की टीम गई, उच्चाधिकारियों ने जांच की। अंत में यह तय हुआ कि श्रवण साहू के खिलाफ दर्ज मुकदमा फर्जी है। उस मुकदमे को खत्म किया गया। जो 4 लड़के मार पीट करके जेल भेजे गए थे शूटर बता करके, उनको जेल से निकाला गया। फिर उन लड़कों की तरफ से मुकदमे कायम हुए। उसमें अकील अंसारी, जो श्रवण साहू के बेटे का हत्यारा था, वो, और पुलिस वाले, कई लोगों के खिलाफ मुकदमे हुए। अकील अंसारी को यह लगा कि अब मामला फंस गया है, तो वो अपने पहले मुकदमे में जमानत कटा करके जेल चला गया। उसके जेल जाने के बाद श्रवण साहू को फिर चिंता हुई कि मुझसे मिला वो और कहा कि संजय जी, मुझे ये लग रहा है कि जिस तरीके से 2 साल पहले जेल से उसने मुन्ना बजरंगी के शूटर भेजे थे, ऐसा ना हो कि मेरी जेल में बैठ के हत्या करा दे और ये बच जाएगा। इस मामले पर श्रवण साहू मेरे साथ गया था और एसएसपी मंजिल सैनी को एप्लीकेशन दी सुरक्षा के। एसएसपी ने उसे आश्वस्त किया कि भाई मैं आपको सुरक्षा दूंगी, और उस एप्लीकेशन पर जो भी अपना आदेश करना था वो रख लिए। वक्त गुजरता गया, 3-4 दिन गुजर गए। बात मुझे आज भी याद है, 31 जनवरी 17 की है। श्रवण साहू का मेरे पास फोन आया, भैया मुझको सुरक्षा नहीं मिली है और मेरे साथ कोई अनहोनी हो सकती। क्योंकि उस समय विधानसभा चुनाव का दौर चल रहा था, मैं भी व्यस्त था, कुछ स्वास्थ्य भी गड़बड़ था। तो मैंने कहा कि श्रवण, आज नहीं कल का रख लेते हैं, कल हम आज चलते हैं। तो इसने कहा कि संजय भैया मुझको डर लग रहा है, तो अगर एसएसपी के यहाँ चल रहा है तो आप मेरे यहाँ आ जाइएगा, मैं आपके साथ चलूंगा। शाम 6 बजे और 7 बजे के बीच का तय हुआ हम लोगों के बीच में। मैं अपने घर से शाम को निकला, रास्ते में था, तब तक मेरे फोन पर घंटी बजी, श्रवण साहू के नंबर से कॉल आई। मैंने उठाया फोन तो उधर से उनकी बेटी थी, बोली अंकल, संजय अंकल, पापा को गोली मार दी गई और हम लोग उनको लेके ट्रामा जा रहे हैं। क्योंकि मैं उनके घर के काफी करीब पहुंच चुका था, मैंने कहा ठीक है बेटा। मैंने सोचा कि लाओ घटना स्थल का निरीक्षण करना है। मैं मौके पर गया। जब तक मैं वहां पहुंचा और लोगों से पूछताछ शुरू की, इस बीच में फिर फोन आया कि श्रवण साहू एक्सपायर कर गए और उसके परिवार वाले लोग करते हैं। इस लापरवाही पर मुझे भी गुस्सा आया। अधिकारियों को मैंने जो कुछ भी उस समय हो सकता था, मैंने उनसे नाराजगी अपनी जाहिर की कि एक लापरवाही, अगर समय से उसको सुरक्षा मिल जाती तो जान बच सकती थी एक आदमी। इस पर फिर मैंने रिपोर्टिंग की और मामला काफी तूल पकड़ा था उस समय। इसकी विवेचना सीबीआई को ट्रांसफर कर दी गई। सीबीआई ने भी जब जांच शुरू की तो मेरी खबरों को तवज्जो दी, क्योंकि मैंने कोई पक्षपात नहीं, निष्पक्षता से और निर्भीकता से खबर लिखी थी। मैंने कभी किसी का दबाव नहीं माना। हालांकि कोई पुलिस वाले मेरे खिलाफ रहे और अपराधी भी मेरे खिलाफ साजिश रचने लगे थे। मैंने कहा नहीं, एक आदमी की जान गई है, जो कुछ है सही होगा। सीबीआई ने अपनी विवेचना की, अकील अंसारी और लोगों के खिलाफ शूटर जो थे चार्जशीट लगा दी। इधर एक विभागीय जांच होती है, उसमें सीबीआई ने पुलिस तत्कालीन एसएसपी लखनऊ और पुलिस को संदिग्धता दर्शाते हुए अपनी रिपोर्ट शासन ने भेज दी। राज्यपाल महोदय के यहाँ से अभी मुझे नोटिस मिला, वो जांच सौंपी गई और एडीजी इंटेलिजेंस द्वारा नोटिस भेजा गया कि संजय जी आपके बयानों ने। मैं गया था, मैंने जो सच था बता दिया है। और संजय जी, हम इस पर और चर्चा करें, सिर्फ इतना जानना चाहेंगे
जी कि अब क्या लगता है इसमें बर्खास्तगी भी कार्रवाई की गई है, और जो आईपीएस मंजिल सैनी जी है जिसको लेकर जी एक बार फिर मामला सुर्खियों में आ चुका है, जी जी। आप उसमें कहीं ना कहीं आपको जो आपने बयान दर्ज कराए हैं, आपको लगता है कि लापरवाही एक जिले के मुखिया के स्तर से हुई है? कुछ तो हुआ ही है। दरअसल सीबीआई से एक चूक हुई है। जी सीबीआई ने श्रवण साहू हत्याकांड में तत्कालीन एसएसपी और पुलिस की संलिप्तता बताई अपनी रिपोर्ट में जो भेजी है, जबकि मेरा मानना, चूंकि मैं काफी अंदर तक तह तक जाकर के मैंने रिपोर्टिंग की थी, एसएसपी की संलिप्तता नहीं थी, लापरवाही है। लापरवाही थी। और यदि माना जाए तो लापरवाही डीएम की भी थी, क्योंकि वो एसएसपी ने एप्लीकेशन पर दस्तखत करके जांच कमेटी, वो जो सुरक्षा कमेटी होती है, उसको भेजा था। वो उसका अध्यक्ष डीएम होता है, और उस ये समय के फाइल डीएम के जिलाधिकारी यहाँ कौन, चली। उस समय के लखनऊ के जिलाधिकारी कौन हुआ करते थे? जिलाधिकारी मुझे नाम नहीं ध्यान आ रहा है, गिरधारी सिंह प्रियदर्शी, कुछ ऐसे नाम था, मुझे ध्यान नहीं है, क्योंकि जी जी मैं इस पर, मुझे चूंकि मैं क्राइम का ही रिपोर्टर हूँ, जी तो इसी पर पुलिस अधिकारियों, डीआईजी प्रवीण कुमार जी थे, उन्होंने भी काफी नाराजगी, और आईजी ए सतीश गणेश थे, इन दोनों अधिकारियों ने भी बड़ी गंभीरता से लिया था। इस कुल पूरे प्रकरण में अगर देखा जाए, पुलिस की एक तरफ संलिप्तता थी, दूसरी तरफ मैं एक और उदाहरण देना चाहता हूँ जो बिरले होते हैं। आपको मालूम होगा कि जब चुनाव होता है तो 3 साल या उससे अधिक समय से तैनात पुलिस कर्मियों को इलाके से हटा दिया जाता है। बिल्कुल। इस हत्याकांड पर जमकर बवाल हुआ, प्रदर्शन हुआ, और लोगों की मांग वहां पर तैनात रहे 2 सब इंस्पेक्टरों के को तैनाती के लिए हुई। एक समर बहादुर यादव थे, दूसरे शशिकांत यादव, कि इनको यहाँ तैनात किया जाए। एसएसपी ने भी असमर्थता जताई कि भाई ये लोग तो कार्यकाल पूरा कर चुके, हटाए गए हैं, अब इनकी नहीं हो सकती है। मजबूरन चुनाव आयोग को फिर अनुमति देनी पड़ी इनकी तैनाती के लिए, तब समर बहादुर यादव को एसएचओ बनाया गया। तो ये एक प्रकार से, एक तरफ पुलिस वाले ऐसे थे जो अपराधियों के साथ मिलकर के साजिश रच रहे थे, दूसरी तरफ ऐसे भी पुलिसकर्मी हैं जिन्होंने जनता में इतना विश्वास बना रखा था कि उनके नाम से कहा जा रहा था कि इनकी तैनाती होनी चाहिए। जी भैया। जी बिल्कुल। तो देखिए, आज जो हम बात कर रहे हैं श्रवण हत्याकांड की, जिसको लेकर सीबीआई जांच कर रही है, और वो इस आधार पे जांच कर रही है कि जो तत्कालीन एसएसपी वहां की मंजिल सैनी थी, उनकी संलिप्तता है या नहीं है। फिलहाल इस घटना को लेकर जो सबसे अच्छी रिपोर्टिंग जो आधार बनी, जिसको लेकर गवाह भी बनाए गए, संजय त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, अमर उजाला की रिपोर्टिंग जो हमारे स्क्रीन पर नीचे देख भी सकते हैं, उस दौरान की जो उन्होंने रिपोर्टिंग की थी, उसको भी हम दिखाना चाहेंगे। वो आप देख रहे होंगे कि इस कड़ी के रूप में उन्होंने उस दौरान हर एक एंगल को पकड़ा, हर एक बात को लिखा, जिसके जरिए कहीं ना कहीं जो दोषी पुलिसकर्मी थे उनको दंड मिला, और एक सबक मिला कि कोई व्यक्ति जिसके बेटे की हत्या हो जा रही हो और वो खुद हत्या की आशंका जताता हो, और फिर भी उसे सुरक्षा नहीं मुहैया कराई जा रही है, और साथ ही जो हत्या करने का जिस पर आरोप है, वो कहीं ना कहीं पुलिस का मुखबिर है, पुलिस उसे कैसे बचाती है। इतना संगीन अपराध करने वाला दुर्दांत अपराधी, जिसे बचाने के लिए धारा 25 के तहत मामूली धारा में जेल भेजने जैसी कार्रवाई कर दी जाती है, और एक पत्रकार की रिपोर्टिंग और सूचना के आधार पर वो गंभीर धाराओं में फिर से जेल पहुंच जाता है, तो ये अपने आप में बड़ी बात है। हमारे साथ लखीमपुर से आई इंडिया के ब्यूरो चीफ श्याम जी अग्निहोत्री जुड़ चुके हैं। श्याम जी, आपको लगता है क्या जो पत्रकारिता है या जो मीडिया है, वो कहीं न कहीं समाज के लिए एक उपयोगी है, और ऐसे प्रकरणों में जब पुलिस अपराधियों से साठगांठ कर ले, जिसे न्याय मिलना चाहिए उसे न्याय न दे पाए, तो उसमें मीडिया ही एकमात्र सहारा बचती है,
और मीडिया को ऐसा ही रोल अदा करना चाहिए जैसा कि संजय त्रिपाठी ने अदा किया है। देखिए पंकज जी, बहुत गंभीर चर्चा आई इंडिया कर रहा है। संजय त्रिपाठी जी बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं और मुझे खुशी है कि संजय त्रिपाठी के साथ बहुत समय पत्रकारिता का मुझे बिताने का मौका मिला। और आप इस पत्रकारिता से यह आभास कर सकते हैं या दर्शक भी ये महसूस कर सकते हैं आई इंडिया के कि कितना रिस्की, कितना खतरनाक कार्य ये पत्रकारिता का होता है और पत्रकार कितना रिस्क लेके जन सेवा के कार्य को करता है, बखूबी निभाता है। जो अगर बात करें जिस सन की बात 2013 और 2017 की घटना की बात कर रहे हैं, जो श्रवण साहू हत्याकांड की, उस वक्त जो पुलिस और अपराधियों का गठजोड़ चल रहा था, इससे पूरा प्रदेश दहला हुआ था और बहुत ही खतरनाक मंजर था। उस मंजर में एक इतनी निडर पत्रकारिता करना, ये धन्यवाद और साधुवाद के पात्र है संजय त्रिपाठी जी। इनकी क्राइम रिपोर्टिंग को मैं बचपन से जानता हूं और मैंने भी देखा है लखीमपुर जनपद में जब ये थे। इस क्राइम रिपोर्टिंग का आपको एक उदाहरण हम देंगे कि नेपाल बॉर्डर पर स्थित है लखीमपुर खीरी। यहाँ तस्करी और अपराध का बहुत बोलबाला था और अमर उजाला में यहाँ पर आप रिपोर्टिंग कर रहे थे और मैं अपनी आंखों से देखता था रात भर मेहनत करके। जब सुबह अखबार पढ़ा जाता था, नंबर 1 ये पेपर था इनका, और बहुत रिस्क लेके लिखते थे। उस वक्त भी यहाँ पर पुलिस अधीक्षक जो भी थे, नाम मैं नहीं लेना चाह रहा, पता है, उन्होंने भी इनकी रिपोर्टिंग को लेके, कभी कभी ये होता है जो ईमानदार पत्रकारिता होती है, इससे अधिकारी कभी कभी नाराज हो जाते हैं और दबाने की पत्रकार को कोशिश करते हैं। कोई कर्म पंकज जी ऐसे नहीं थे, कोई साधन ऐसा नहीं था, कोई ऐसा वायो मीडिया नहीं था जिससे संजय त्रिपाठी जी की पत्रकारिता को दबाने का प्रयास न किया गया। कोई भी ऐसी चीज नहीं थी पंकज जी। मैं आपको बता रहा हूँ आपसे कि दबिश हो, इनकाउंटर की बात हो, इनको फरार होना पड़ा, कई चीजें इनको करनी पड़ी, लेकिन ये अपनी पत्रकारिता का जो उनमें गुण था इनके पिताजी से मिला, उसको पंकज जी नहीं छोड़ा। और उसके कारण इतना दबाव था सरकार का, गवर्नमेंट का, और सब गठजोड़ जितना राजनीतिक था, अपराधियों का था, पुलिस का था, सब शक्ति लगने के बाद ये हुआ कि इन्हें किसी न किसी के जब कुछ भी नहीं हो पाया तो लखीमपुर से ट्रांसफर करके बरेली भेज दिया गया। बरेली में पत्रकारिता चरम पर आपकी रही और उसके बाद फिर लखनऊ ये जब पहुंचे हैं तो उसका दृष्टांत आपको बताया मैंने। ये बहुत ही साधुवाद की बात है। जनता को इस चीज को, पत्रकारिता को नमन करना चाहिए कि ऐसे लोगों से कम जो निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं, जो निर्दोष लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं पंकज जी न्याय मिलता है। अभी आई इंडिया ने एक ताजी खबर दिखाई थी राजनारायण की लखीमपुर जेल में जो बंद था, उससे आप पत्रकारिता की बात को ध्यान दे सकते हैं कि कितना संजीदा अब सरकार हो रही है। 14-17 के बाद थोड़ा परिदृश्य प्रदेश का बदला है, अपराधियों में थोड़ा खौफ आया है। उससे पहले उससे अपराधी और पुलिस का जो गठजोड़ था, जिसका वर्णन संजय त्रिपाठी ने किया, बिल्कुल आंखों देखा है किस माहौल में पत्रकारिता होती थी। पंकज जी, आप भी बहुत सीनियर और डॉक्टर की उपाधि आपने पाई है। पत्रकारिता में कैसे जीते थे पत्रकार, ये जनता सोच सकती थी। कोई चीज नहीं छोड़ी जाती थी, लेकिन उस माहौल में भी पत्रकारिता करना कितना कठिन काम था। अभी राजनारायण का कांड हुआ 23 तारीख को, जिसको पत्रकारों ने अपने अखबारों में हेडलाइन में छापा। जो निर्दोष सजा जेल में काट रहा था, वर्षों से सिर्फ सरकारी प्रारूप में जो टेक्निकल गलतियां होती हैं, जैसे अभी मंजू सैनी जी का बताया, उन्होंने लिख दिया, लेकिन कहीं ना कहीं जिलाधिकारी लेवल पर रही, जिससे एक निर्दोष व्यक्ति की जान चली गई और अपराधियों के हौसले बुलंद हुए। राजनारायण की खबर सुबह छपती अखबारों में, 3 बजे सुबह, 4 बजे लोग पेपर खोलते हैं और आप इससे मीडिया का लोहा माने कि हाई कोर्ट स्वतः संज्ञान लेके कमेटी बनाता है और शाम 6 बजे तक राजनारायण, एक गरीब आदमी जिसका पैसा नहीं है, जो एक अपराध में सजा काट चुका है, दोबारा फिर वो सजा उसमें काट रहा है, उसको तत्काल छोड़ा जाता है। ये निर्भीक पत्रकारिता और सकारात्मक पत्रकारिता का एक बहुत बड़ा उदाहरण है जो अभी 2 ही दिन में हुए हैं। और आई इंडिया का फर्ज है सटीक रिपोर्टिंग, और जो आज दिखाई जा रही है, इससे हमारा सिर्फ जनता से यही अनुरोध है कि इस प्रकार के जो आज के पत्रकार हैं, ठीक है हर चीज में गिरावट है, चीजें हैं, लेकिन जो इस प्रकार के पत्रकार हैं, जो इस प्रकार का, आप सोचिए कितना संजय जी के ऊपर दबाव होगा इन चीजों का, पुलिस से, हर तरफ से, और उसमें अपराधियों का हर तरफ से दबाव के बावजूद, और अब तो सरकार थोड़ी सी है, उस वक्त तो चरम पे चल रहा था अपराधियों का बोलबाला, माफियाओं का बोलबाला, वैसे निडर बन के खड़े रहना पंकज जी,
अपने में एक बहुत बड़ा उदाहरण है। और आज देश इन ईमानदार पत्रकारों पर, और आज हम सब इन ईमानदार रिपोर्टिंग से पत्रकारिता जीवित है, और इसीलिए बिल्कुल। आप भी पंकज सकारात्मक कार्य करते हैं, बिल्कुल। इसीलिए पत्रकारिता जिंदा है। और मुझे संजय जी का नमन करते हुए ये धन्यवाद देते हुए भी खुशी हो रही है कि इस माहौल में 2013 से लेके जो 17 तक का माहौल था प्रदेश का, उसमें इस प्रकार की रिपोर्टिंग करना बहुत ही कठिन काम पंकज जी है। और बिल्कुल सकारात्मक पत्रकारिता होनी चाहिए, और पंकज जी आई इंडिया अपने फर्ज को निभाएगा, और हम सब लोग जनहित में पत्रकारिता का कार्य करते रहेंगे। जी पंकज जी। बिल्कुल श्याम जी, आपने बहुत सही कहा। और संजय त्रिपाठी जी वाकई में साधुवाद के पात्र हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में ये उनके कई उदाहरण हैं, लेकिन ये उदाहरण क्योंकि हम इसलिए अभी आपको बता रहे हैं, दर्शकों को बता रहे हैं, क्योंकि ये मामला इस समय तूल पकड़ा हुआ है। और ऐसे में कहीं न कहीं उनकी लेखनी ने वो चीज उजागर की है जिसको लेकर हमेशा से आरोप लगते रहे हैं कि पुलिस और अपराधियों का जो गठजोड़ होता है वो कैसे लोगों की जान ले लेता है। और एक बेटा गंवाने वाला पिता भी, उसकी भी जान चली जाती है, उसकी भी जान ले ली जाती है। ऐसे मामले में कहीं न कहीं जिम्मेदारों की लापरवाही उजागर हुई, और सीबीआई तक जब जांच पहुंची तो अब उसमें आईपीएस तक मामला पहुंच गया, और जिसके स्वयं गवाह बने हैं वो पत्रकार, जाबाज पत्रकार संजय त्रिपाठी जी। संजय जी, संक्षेप में जानना चाहेंगे, आपको क्या लगता है अब जब मंजिल सैनी की जांच हो रही है, आईपीएस हैं, अपने आप में इसको लेकर, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं, हमने आपको बताया कि क्योंकि केंद्र में प्रतिनियुक्त पर चली गई हैं, आईपीएस पूरे देश में होते हैं, ऐसे में एक नजीर जैसा बनेगा ये केस कहीं सीबीआई ने अगर इसमें कार्रवाई की, तो आपको क्या लगता है कि ये कार्रवाई कहां तक जा सकती है? आपके मुताबिक किस प्रकार के सीबीआई के प्रश्न थे? आपको लग रहा होगा कि आखिर सीबीआई बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में है क्या? नहीं पंकज जी, सीबीआई ने जांच खत्म कर दी अपनी। सीबीआई को हत्याकांड की विवेचना सौंपी गई थी, उसने चार्जशीट लगा दी। जब सीबीआई ने विवेचना की थी, उस दौरान जो नेग्लिजेंसी आई उसकी एक अलग से रिपोर्ट शासन को भेजी थी। अब सीबीआई का चैप्टर क्लोज हो चुका है, अब शासन द्वारा जांच कराई जा रही। वो जांच एडीजी इंटेलिजेंस को सौंपी गई है, खुफिया विभाग। और जी जी नहीं, जिसके लिए आप अभिसूचना विभाग, जिसके एडीजी ने आपसे गवाही देने के लिए कहा है। जी, ये गवर्नर साहब के आदेश से होती है जांच। और जब आईपीएस अधिकारी या पीपीएस अधिकारी के खिलाफ होता है तो शासन से ही जारी होती है। और जो है रिपोर्ट तो सामने आएगी। आपके चैनल के माध्यम से एक संदेश मैं देना चाहता हूँ। बिल्कुल। आजकल चाहे मीडिया के लोग हों या कोई अधिकारी हों, अमूमन एक शब्द आता है कि खबर छापते रहो, खबर का से क्या होता है। ये घटनाकांड ये बता रहा है कि अगर हम निष्पक्षता से, बेबाकी से खबर छापते हैं तो अंजाम भी निकलता है। वो मुगालते में कुछ अधिकारी रहते हैं कि जाओ छाप लो, क्या करोगे। ये बहुत बड़ा कांड हुआ है। इसमें एक आईपीएस अधिकारी पर सवाल उठ गया है और वो इस समय परेशान भी है, घेरी हुई है। संजय जी, इसी में एक उदाहरण हम भी जोड़ेंगे। जी जी। मैं पायनियर में लिखता था, तो मैं वॉकिंग करने जाता था, ऑफिसर्स कॉलोनी है सीतापुर में उस तरफ जी। वहां मुझे जो क्लब है सीतापुर क्लब, वहां एक मुझे व्यक्ति मिला और उसने बताया कि जो है भैया राइफल क्लब में बड़ा बवाल हुआ है, यहाँ पर साहबों ने रात रंगीन की है। अच्छा अच्छा। नया साल था तो मैंने सिर्फ, क्योंकि मेरे पास साक्ष्य के तौर पर बहुत कुछ नहीं था, कुछ चीजें मिली थी, कुछ वहां पे बोतलें मिल गई थी, उसका कुछ मैंने मोबाइल में बयान दर्ज कर लिया था, लेकिन मैंने सिर्फ इतना लगाया कि आखिर वो कौन थी जिनसे साहबों ने रात रंगीन की जी। और चर्चा के अनुसार और तमाम चीजों से जोड़ करके मैंने खबर वो बना दी। बॉक्स में खबर आई और बॉक्स में खबर आने के बाद किसी अखबार में वो खबर नहीं छपी और वो चर्चा शुरू होकर के वो पहुंच गई शासन तक। सपा सरकार थी,
सैफई महोत्सव हुआ करता था, सरकार ज्यादातर सैफई महोत्सव तरफ व्यस्त थी। जब वहां से खाली हुई तो सरकार का ध्यान गया और उसको अधिकारियों ने आगे बढ़ाया। तो उस दौरान के जो सीडीओ थे और जो बीएसए थे वो जी दोनों जी, निलंबित कर दिए गए। बड़ी उपलब्धि है ये भी। तो ये जो है, अब ये कहना कि खबर छापते रहो कुछ होगा नहीं, ये वो कहते रहे। हमें जो ड्यूटी अपनी निभानी है वो ड्यूटी बस निभानी बस, है और ईमानदारी से निभानी है, बशर्ते आपका उसमें लालच लगाव नहीं होना चाहिए। निष्पक्षता से काम करिए, आप बिल्कुल सही, दुर्भावना से ग्रसित होकर काम न करिए। जहां आपको ऐसा प्रकरण मिलता है वहां आप जरूर अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करिए। बिल्कुल सही पंकज जी, बिल्कुल सही। तो संजय जी, आज आप जुड़े अहम एक मुद्दे पर, और श्याम जी अग्निहोत्री आप लखीमपुर से जुड़े। हम आगे आपसे यही उम्मीद करेंगे कि आगे जो भी ज्वलंत मुद्दे होंगे, आप क्योंकि सीनियर हैं, हम लोगों का मार्गदर्शन करते रहेंगे। और आज आपकी रिपोर्ट को जब लोग देखेंगे तो निश्चित तौर पर जो पत्रकार हमारी रीढ़ है, जो ग्रामीण अंचल से आते हैं, जिनके ऊपर कोई होता नहीं, उन्हें रोज सामना करना होता है, वही काम करना होता है, उन्हें कहीं ना कहीं उनका आत्मबल मजबूत होगा, उनमें एक विश्वास जगेगा और वो भी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे, ताकि किसी निर्दोष की जान न जा पाए और अपराधी अपने मकसद में कामयाब ना हो पाए। ये निश्चित तौर पर आपकी रिपोर्ट ने करके दिखाया है और हम उम्मीद करेंगे कि इसमें जो दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होगी और आगे चलकर आपकी रिपोर्टिंग ऐसे ही बेहतरीन होती रहेगी। आप दोनों का धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई। GS सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, पारासराय, धोंधी, लहरपुर रोड, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। D फार्म, B फार्म, PG डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, PG डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। स्टडीवेल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, सीतापुर। स्टडीवेल पब्लिक स्कूल, विजय लक्ष्मी नगर। स्टडीवेल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, लखीमपुर रोड, सीतापुर। Affiliated to CBSE Board, New Delhi. World class infrastructure, NCC for boys and girls. Blessed by Honorary President of India and Governor of UP. State of the art labs, school cinema, ultra modern teaching support, digital classrooms. Studywell Group presents ITI and Pharmacy College. खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।